नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 32 लेकर आए हैं। टोटल 100 टेस्ट आपके लिए करवाए जा रहे हैं। साइकोलॉजी के शिक्षण विधियों के भी 100 टेस्ट आपके लिए करवाए जा रहे हैं। राजस्थान जीके की भी 100 क्लास आपके लिए करवाई जा रही है और हिंदी के भी आपके 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। साथ ही मैथ्स का संपूर्ण कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क मिल रहा है। साथियों, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो पेपर है ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 और उसके बाद में जो 3rd ग्रेड का मुख्य पेपर होगा, चाहे लेवल 1 वाले हो या लेवल 2 वाले हो, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। इसी के साथ 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए भी ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। शानदार 30 प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है साथियों आपके, व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन है। पहला कथन है व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। दूसरा कथन है व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन है। तीसरा कथन है व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। और चौथा कथन है जो हम बाहर से देखते हैं वही व्यक्तित्व होता है। तो आपको यहाँ पर व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन देखना है। साथियों देखो, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों ही व्यक्तित्व के संबंध में सत्य कथन है ये। लेकिन ये जो चौथा कथन कह रहा है कि जो हम बाहर से देखते हैं वही व्यक्तित्व होता है, ये गलत है। क्योंकि जो बाहर से देखते हैं वो व्यक्तित्व नहीं होता है। बाहर से तो 10% होता है लगभग चेतन जो बाहर से दिखाई देता है। साथियों, अंदर से और बाहर से दोनों का योग होता है व्यक्तित्व। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। आपके दूसरा प्रश्न है, कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? संक्रिया, लाभ, विषय वस्तु और उत्पादन। देखिए, गिलफोर्ड ने अपना जो बुद्धि का संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई है, 3 पद बताए हैं। पहला है यहाँ पर संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पाद। लेकिन लाभ जैसा कोई पद इन्होंने नहीं बताया है। अतः यहाँ पर दूसरे प्रश्न में जो दूसरा विकल्प है लाभ वाला, ये गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित पद नहीं है। तो दूसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक अवस्था प्राप्त कर लेता है? आत्मीकरण, मानसिक संगठन, स्कीमा और उदात्तीकरण। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा साथियों। कौन सा विकल्प आपका तीसरे प्रश्न में सही रहेगा? बालक के सामने से आपने कोई वस्तु छिपाई है और उस छिपी हुई वस्तु को बालक ढूंढ लेता है। तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों? इसका अर्थ है उसमें उस चीज़ का स्कीमा विकसित हो चुका है। स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान की संरचना का निर्माण करना। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न है आपके, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक है आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन और स्वतः पुनः प्राप्ति। देखो, पहली चीज़ तो यह है कि आपको कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत में क्या क्या होता है। तो साथियों, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का जो सिद्धांत है इसमें मुख्य कारक है पुनर्बलन। स्किनर का ये सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है क्रिया करने के बाद में। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 5 है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया। इस उदाहरण को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? पदानुक्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत पर, क्षेत्रवाद के सिद्धांत पर, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर। महिला के द्वारा क्या किया जा रहा है? भोजन को प्राप्त करने के लिए बच्चे को भेज दिया, मतलब उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्यों लग रही है? क्योंकि शारीरिक आवश्यकता है ये। और शारीरिक आवश्यकता के बारे में कौन से सिद्धांत में बतलाया गया है साथियों? पदानुक्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत में। अतः यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 5 में पहला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 6 है आपके, आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा और कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा। साथियों, यहाँ पर सोच समझकर उत्तर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नॉर्मली ऐसे प्रश्नों में हम गलत उत्तर दे देते हैं। तो देखो RT 2009 के अनुसार यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जा रही है, न कि प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही है। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है उससे लिया जाता है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। इसमें अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करते तो फिर आपका 1 से 5 वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। तो सेकंड विकल्प ही आपके बिल्कुल 101% सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, NCF 2005 की संस्थियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। लिखित परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, मौखिक परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, लिखित व मौखिक परीक्षण के आधार पर होना चाहिए और प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। तो ये आपको सिर्फ NCF 2005 के अनुसार ही बताना है। साथियों, NCF 2005 ये मानता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो बच्चे होते हैं उनका जो मूल्यांकन आप करते हो वो लिखित और मौखिक रूप से नहीं होना चाहिए, बल्कि वो होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर। मतलब उनको देख करके, उनके कार्यों को देख करके, उनके सीखने के तरीकों को देख करके आप उनका मूल्यांकन कीजिए। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो साथियों, 8वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8 है, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? इच्छा शक्ति है, अवधान है, शैक्षिक योग्यता है और परिपक्वता है। तो देखो, जो अच्छा अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला है, इसकी सबसे मुख्य विशेषता कौन सी आपको लग रही है? साथियों, हो सकता है आपको चारों ही विकल्प सही लग रहे हो, लेकिन ये सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है इच्छा शक्ति। आप कहोगे कि सर अवधान होना भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इच्छा शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवधान इच्छा शक्ति के बाद में ही जागृत होगा। साथियों, अगर सीखने की उसकी इच्छा है तो निश्चित रूप से अवधान भी होगा। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 8 में सही रहेगा। तो इस प्रकार आपके 8वें प्रश्न में ओनली पहला ही विकल्प सही है। साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। 9वां प्रश्न है आपके, अधिगम क्या नहीं है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभवों का संगठन, विकास और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन। तो आपको बताना है कि इनमें से अधिगम आपको लगता है कि क्या अधिगम नहीं है। साथियों, 9वें प्रश्न में देखो, प्रशिक्षण से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको अधिगम कहते हैं। अनुभव से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको अधिगम कहते हैं। अनुभवों का संगठन भी अधिगम है, लेकिन विकास को डायरेक्टली आप अधिगम नहीं कह सकते हो। विकास अलग प्रक्रिया है, अधिगम अलग प्रक्रिया है, हालांकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बट यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 पर। तो 10वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भग्नाशा के, तनाव के, संबंध के और कुंठा के। तो देखो, 3 तो यहाँ पर मानसिक विकार है और एक मानसिक विकार नहीं है। जो नहीं है उसका चयन आपको 10वें प्रश्न में करना है। साथियों, भग्नाशा, कुंठा, तनाव, दबाव, ये सभी मानसिक विकार के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन जो संबंध है ये कोई मानसिक विकार के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात यहाँ पर मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं, किसके अलावा? संबंध के अलावा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपके संबंध वाला जो है 10वें प्रश्न में, यही सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तो 11वां प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। साथियों, मिथ्या परिपक्वता का मतलब क्या होता है? जिसमें बालक ये सोचता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, लेकिन वास्तव में वो परिपक्व नहीं होता है। तो मतलब एक तरह से झूठी परिपक्वता भी आप इसको बोल सकते हो। और ये होता है बाल्यावस्था में, जिसमें बालक स्वयं को बड़ा और बड़े उसे बालक समझते हैं। तो यहाँ पर बाल्यावस्था दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। सेकंड विकल्प सही है साथियों 11वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। 12वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण।
देखो संज्ञानात्मक संप्राप्ति के न्यूनतम स्तर और उच्चतम स्तर की हम बात करें तो इसका उच्चतम स्तर तो मूल्यांकन होता है। क्या होता है साथियों? मूल्यांकन होता है। और इसका जो न्यूनतम स्तर है वो ज्ञान होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। प्रश्न नंबर 12 में संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। प्रथम विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप नहीं है? प्रशंसा, पुरस्कार, आवश्यकता और निंदा। तो साथियों अभिप्रेरणा का आंतरिक स्वरूप और अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप कौन सा नहीं है? प्रशंसा दूसरों के द्वारा की जाती है तो ये बाह्य स्वरूप है। पुरस्कार दूसरों के द्वारा दिया जाता है तो ये बाह्य स्वरूप है। निंदा दूसरों के द्वारा की जाती है तो ये भी बाह्य स्वरूप है। अर्थात जो आवश्यकता है वो खुद की होती है साथियों, ठीक है। यहाँ पर आवश्यकता जो है ये अभिप्रेरणा का आंतरिक स्वरूप है, ये बाह्य स्वरूप नहीं है। तो थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। 14वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? प्रश्न रिपीट हुआ है, पिछले टेस्ट में भी हमने इस प्रश्न को देखा था साथियों, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ प्रश्न अगर रिपीट होते हैं तो वो चीज़ें आपको स्थायी रूप से याद हो जाती है। मानव मनोविज्ञान की उपज है, असामान्य मनोविज्ञान की उपज है, सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है या इनमें से सभी? तो पिछले टेस्ट में भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान के जनक स्टीफन एम कोरे हैं और इसमें क्या किया जाता है? विद्यालय से संबंधित, कक्षाओं से संबंधित, छात्र से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता है। तो ये सामाजिक मनोविज्ञान की उपज भी है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, उत्तरदायित्व की स्वीकृति होती है उसकी, उचित संवेगों का वो प्रदर्शन करता है, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन करता है और दूसरों के साथ मित्रवत संबंध बनाने की वो योग्यता रखता है। तो देखो समायोजित व्यक्ति की बात की जाए तो वो उसके जो उत्तरदायित्व होते हैं उनको वो निभाता है, अर्थात ये सही है, ये समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। वो उचित संवेगों का भी प्रदर्शन करता है, मतलब जो वास्तव में ज़रूरत है जिन संवेगों की, वैसे संवेगों का वो प्रदर्शन करता है। लेकिन साथियों वो कभी भी वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। जो लोग वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन करते हैं वो समायोजित व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। अतः तीसरा विकल्प जो है ये समायोजित व्यक्ति की विशेषता में नहीं आता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। बाकी चौथा विकल्प कह रहा है कि दूसरों के साथ मित्रवत संबंध बनाने की योग्यता उसमें होती है, दूसरों के साथ वो अच्छा संबंध रखता है। तो थर्ड विकल्प ही 15वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 पर। 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को महत्व देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को महत्व देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को महत्व देना चाहिए और समुदाय के विचारों को महत्व देना चाहिए। भाई देखो, प्रतिभावान बालकों की पहचान करनी है आपको, तो अगर आप अभिभावकों से पूछेंगे तो आप अधिकतर जो अभिभावक है, जो माता पिता है, वो तो यही कहेंगे कि भाई हमारा बच्चा तो प्रतिभावान है, तो फिर इसको आप सबसे ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पक्षपात होता है। शिक्षक का निर्णय भी हो सकता है कि किसी छात्र विशेष के प्रति लागू हो, समुदाय के विचार हो सकते हैं, बट सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को हमें सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। ठीक है, जो हमने बच्चों से जो टेस्ट वगैरह करवाए हैं, बच्चों का जो मूल्यांकन किया है, उसके आधार पर हमें निर्णय करना चाहिए भाई कौन सा बालक प्रतिभावान है। दूसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, स्वलीनता और भगोड़ापन। तो देखो प्रश्न संख्या 17 में भावनात्मक बाधा को जो व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर रहा है उसका चयन आपको करना है। बाल अपराध भी भावनात्मक बाधा के कारण होता है। कमजोरों को डराने वाला, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि अपने से जो कमज़ोर है उनको डराता है, तो वो भी कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से सही नहीं है। भगोड़ापन भी भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो स्वलीनता भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, ये एक प्रकार का विकार है साथियों। तीसरा विकल्प जो है प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे। तो आपके 18वां प्रश्न है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? प्रतिगमन, शोधन, बाधा निराकरण और प्रक्षेपण। प्रेक्षेपण नहीं, प्रक्षेपण है ये।
प्रक्षेपण, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना। तो 18वें प्रश्न में बताइए कि भाई समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी आपको लग रही है। 3 तो अप्रत्यक्ष विधि है साथियों। शोधन और मार्गांतरीकरण यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि होती है। प्रक्षेपण, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, ये भी समायोजन की जो है वो अप्रत्यक्ष विधि है। अब पहला या तीसरा, तो 18वें में जो सही है वो है बाधा का निराकरण करना, बाधा को दूर कर देना, ये समायोजन की ये प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आती है। तो तीसरा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। 19वां प्रश्न है साथियों आपके, क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 19। संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है, अन्वेषण द्वारा अधिगम सबसे महत्वपूर्ण है, जांच पड़ताल प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षण योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो 19वें प्रश्न में इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो हम हटा देते हैं। देखो, संज्ञानात्मक अधिगम में साथियों, संज्ञानात्मक मतलब मस्तिष्क से संबंधित चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो यहाँ बालक अगर खुद करके सीखेगा, खुद खोजकर सीखेगा, अन्वेषण द्वारा अधिगम वो करेगा, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा साथियों। 19वें में बिल्कुल एक विकल्प जो है यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न देखते हैं आपके, प्रश्न नंबर 20। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना और चिंतन। सोचो भाई, प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प आपका सही है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की आप नकल करते हो तो क्या उसे सीखना कहेंगे? जी नहीं, उसको हम सीखना नहीं कहेंगे, बल्कि वो तो क्या हुआ, उसका अनुकरण करना हुआ। ठीक है, क्या हुआ, उसको अनुकरण करना, कि वो जैसा व्यवहार कर रहा है हम भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो सीख थोड़ी रहे, वो तो अनुकरण हो गया। तो 20वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न है आपके, निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या सर्वाधिक होती है? औसत बुद्धि के बच्चे को, अध्ययनशील बच्चे को, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को, और इनमें से सभी को। देखो, 21वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा समायोजन की समस्या जो आती है साथियों, वो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को आती है, क्योंकि कुशाग्र मतलब जो प्रतिभाशाली या जो तीव्र बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं। अब कक्षा में क्या होता है कि सामान्य बच्चों को, औसत बच्चों को दृष्टि में रखते हुए शिक्षण कराया जाता है। अब वो चीज़ों को आसानी से सीख लेते हैं, जहाँ पर भी वो जाते हैं चीज़ों को आसानी से सीख लेते हैं। तो जब बार बार उनको लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, तो उस तरीके से इनके सामने समायोजन की समस्या उत्पन्न हर जगह होती रहती है कि लोग तो कर ही नहीं पा रहे हैं, हम करके बैठ गए, और अपन सोच रहे हैं, प्रतिभाशाली बालक क्या सोचेगा कि मुझे और कुछ सिखाओ, कुछ नया सिखाओ, कुछ ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती है, इसलिए उसको समायोजन की समस्या होती है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। अब आप यूँ कहोगे कि इसमें कुशाग्र बुद्धि वाला होगा तो वो समायोजन जल्दी कर लेगा, लेकिन बट ऐसा नहीं है, समायोजन संवेगात्मक दृष्टि से होता है साथियों। तो चलिए 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर भी आपको कोई त्रुटि नजर आती है प्रश्न नंबर 21 में तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न है, 16 PF प्रश्नावली में किसके मापन हेतु प्रयोग होता है? 16 PF प्रश्नावली का कुंठा के मापन हेतु, भग्नाशा के मापन हेतु, व्यक्तित्व के मापन हेतु और सृजनात्मकता के मापन हेतु। भाई ऐसा है कि 16 PF प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई थी? RB केटल के द्वारा ये प्रश्नावली दी गई थी, RB केटल के द्वारा। अब इस प्रश्नावली में जिसका मापन किया जाता है वो है व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है साथियों? व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो तीसरा विकल्प जो है 16 PF का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। थर्ड विकल्प 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 23 है आपके, RT 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षा का अनुपात होता है 1:30, 30:1, 1:40 और 40:1। तो आपको प्रश्न संख्या 23 में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी में उत्तर दोगे तो उत्तर गलत हो जाएगा साथियों। देखो, छात्र शिक्षक अनुपात की बात की जा रही है, तो पहले छात्रों की संख्या आएगी और फिर शिक्षक की। 60 विद्यार्थियों पे 2 अध्यापक होते हैं प्राथमिक स्कूल में, मतलब 30 विद्यार्थियों पे 1 अध्यापक होगा। तो मतलब यहाँ पर छात्र कितने होंगे? 30 होंगे साथियों, और उन पर शिक्षक कितना होगा? 1 होगा। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा। 1:30 सही नहीं रहेगा, 30:1 सही रहेगा। अगर यहाँ होता शिक्षक छात्र अनुपात तो फिर 1:30 सही होता। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर।
साथियों प्रश्न नंबर 24 है, संज्ञानात्मकता का संबंध किस मानसिक विकृति से है? विषाद से, दुश्चिंता से, व्यक्तित्व विकृति से और मानसिक मंदता से। 24वें प्रश्न में सही उत्तर बताइए। तो देखो, जो संज्ञानात्मक का जो संबंध है ये विषाद से है। किससे है? विषाद से है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? मनोविदारिता को, उत्साह विषाद मनोविकृति को, भ्रमाशक्ति को और मानसिक मंदन को। देखो, भावात्मक रोग की अगर हम बात करें तो उत्साह विषाद मनोविकृति को भावात्मक रोग कहा जाता है। दूसरा विकल्प सही है साथियों 25वें प्रश्न में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां प्रश्न है, मनोव्याधिकी शब्द का अर्थ क्या है? मन का रोग, देह का रोग, मांसपेशियों का रोग और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हम इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हटा देते हैं। मनोव्याधिकी, व्याधिकी का मतलब रोग से होता है, मनो मतलब मानसिक रूप से। तो साथियों, जो मानसिक रूप से हमें रोग होते हैं उसके लिए मनोव्याधिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर मनोव्याधिकी शब्द का सही अर्थ क्या होगा? मन का रोग होगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 27 की तरफ। 27वां प्रश्न है आपके, सकारात्मक दबाव को कहते हैं स्ट्रेस, यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, ब और स दोनों। तो साथियों, जो सकारात्मक दबाव है एक होता है सकारात्मक दबाव और एक होता है आपके नकारात्मक दबाव। सकारात्मक दबाव को क्या कहा जाता है साथियों? यूस्ट्रेस कहा जाता है। और जो आपके नकारात्मक दबाव होता है इसको डिस्ट्रेस कहा जाता है। तो आपके दूसरा विकल्प यहाँ पर प्रश्न नंबर 27 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 28 है, दबाव का प्रभाव व्यक्ति के किस पक्ष पर पड़ता है? संज्ञानात्मक पक्ष पर, संवेगात्मक पक्ष पर, व्यवहारात्मक पक्ष पर और इनमें से सभी पर। तो साथियों, प्रश्न नंबर 28 में देखिएगा, व्यक्ति के ऊपर यदि किसी चीज़ का दबाव है तो उसके संज्ञानात्मक पक्ष पर, संवेगात्मक पक्ष पर, व्यवहारात्मक पक्ष पर, सभी पक्षों पर उसके दबाव पड़ेगा दबाव का। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 28 में। अब सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कम से कम 1 लाइक और वीडियो को 1 शेयर जरूर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। 29वां प्रश्न है आपके, वृद्ध व्यक्तियों के मनोविज्ञान को कहा जाता है सामान्य मनोविज्ञान, दिक् मनोविज्ञान, जरा मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान। तो जो वृद्ध व्यक्तियों का जो मनोविज्ञान है साथियों, इसको सामान्य मनोविज्ञान, दिक् मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको कहा जाता है जरा मनोविज्ञान, जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए होता है। तीसरा विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। अगर किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नज़र आती है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका जो स्कोर है 30 में से कितना बैठ रहा है ये भी हमें ज़रूर बता के जाए। तो देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। जब कुछ अजनबी व्यक्ति किसी चौराहे पर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए समूह बना ले तो यह किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? प्राथमिक समूह, आकस्मिक समूह, प्रयोजनात्मक समूह और एकांतात्मक समूह है। तो देखो, कुछ अजनबी व्यक्ति है, किसी चौराहे पर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसकी मदद के लिए समूह बनाकर कि चलो चलो हॉस्पिटल ले चलो, इसका इलाज करो वगैरह वगैरह, ऐसा करके कोई समूह बना लेते हैं साथियों, तो उसको आकस्मिक समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? आकस्मिक समूह है। दूसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये आपके 32वां टेस्ट पूरा हुआ। अब आपके 68 टेस्ट और साइकोलॉजी के आने बाकी है। प्रत्येक टेस्ट में आपके 30 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको। तो लगातार आप 3000 प्रश्न साइकोलॉजी के सोल्व कर रहे हो साथियों, बिना किसी शुल्क के। इसलिए इतनी जो मेहनत हो रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।